प्रभात जी, सबसे बेहतर स्थिति कांग्रेस की थी बिहार में। आपको लगता है कि कांग्रेस पर ऐसा कोई दाग नहीं था जंगल राज जैसा, लेकिन आरजेडी का साथ देकर आपने अपनी भी लुटिया डुबोली, क्योंकि कोयले की दलाली में हाथ काले। इसको दिल पे मत लीजिएगा, ये कहावत है, कोयले की दलाली में हाथ काले। तो क्या स्थिति रही कि आज कांग्रेस जो इतना दावा कर रही थी, ना सीएम मिल रहा था, ना डिप्टी सीएम मिल रहा था, फिर भी बैकअप पूरा आप देख रहे थे, फिर भी पूरी तरह से साथ हर मंच पे खड़े थे, लेकिन आज कहीं नहीं खड़े। हाँ, मैं अनुराग भाई आपकी किसी बात का इसलिए बुरा नहीं मानूंगा कि आज स्वतंत्रता है आपको। नहीं वैसे जफर भाई की बाकी दिन कौन सा मैं पराधीन रहता हूँ, बाकी दिन कौन सा पराधीन रहता हूँ। नहीं अनुराग भाई, हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं जफर भाई को सलाम भेजता हूँ अपनी तरफ से। हाँ। कि आज उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए ये कम से कम कहा कि आज पंडित नेहरू का जन्मदिन है। हाँ। हिंदुस्तान की जो नींव है, जिस पर आज हम खड़े हैं, जहां आप जिस व्यवस्था से आप हमसे जुड़े हुए हैं, उस सारी चीजों का एक विजन रखने वाला व्यक्ति, आज उनका जन्म दिवस है। तो मैं अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं सर्वप्रथम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। चूंकि जफर भाई ने नाम लिया था तो मुझे अच्छा लगा जी। अच्छा, जफर भाई एक चीज पर बड़ा जोर दे रहे थे। आज ठीक है, उनका दिन है, आज वो जीते हैं, मेरी तरफ से बधाई है, शुभकामना। लेकिन शुभकामना के साथ एक बात जरूर रहेगा कि वो 10,000 सरकार जो आई है, तो कम से कम पलायन जो बिहार का मूल मुद्दा है, उसमें दिल्ली वाले हालात कायम ना हो जाए बिहार में। क्योंकि दिल्ली में भी 2500 रुपये देने की बात हुई थी। प्रधानमंत्री जी को मैं कोड एंड कोड कर रहा हूं कि उन्होंने मंचों से कहा था कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, जहां झुग्गी वहीं मकान। हजारों झुग्गियां टूट गई, लोग बेघर हो गए। तो दिल्ली वाला दृश्य नहीं होगा। 1 रुपए में 1000 एकड़ मित्र को जमीन भी नहीं दी जाएगी। जफर भाई बैठे हैं तो मैं आश्वस्त हूं इस बात से। मैं जवाब एक और मूल बात पे आता हूं। हाँ, मूल बात पे आता हूं। इन्होंने शब्दों की बात करी। हाँ। शब्दों की मर्यादा जफर भाई प्रधानमंत्री जी से ज्यादा किसी ने गिराई है क्या राजनीति के अंदर? मुजरा, मंगलसूत्र, कनपट्टी, कट्टा, ये प्रधानमंत्री जी की भाषा नहीं होती है मेरे हिसाब से। भाई ये आप जनता को समझाते तो आज नतीजे कुछ और होते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि तो आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की मां को गाली देना आपके मंच से, वो भी अशोभनीय था, अक्षम्य था, उसको भी माफ नहीं किया जा सकता। खैर, अब भाषाई मर्यादा और अमर्यादा पर किसने गाली दी थी? क्या कह रहे हैं अनुराग भाई? हाँ। ना ऐसे नहीं। किसने गाली दी थी प्रधानमंत्री जी की? किसने गाली दी थी मुझे क्या पता सर, मेरा क्या वास्ता उससे, मंच आपका था वो। नहीं, पता कीजिए ना। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं कि देश मैं तो कह रहा हूं कि आप पता करके जनता को बताने में नाकाम रहे। आप पता करके जनता को बताने में नाकाम रहे। अपनी नाकामी को आप मेरे ऊपर क्यों लाद रहे हैं भाई? आपको समीक्षा। अच्छा ठीक है, ये जो नैरेटिव है ना, जो अभी आपने, ये अर्ध सत्य जो होता है ना, वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, वो सही बात है, अर्ध सत्य, लेकिन ये पूरा सत्य और अर्ध सत्य ये आपको जनता तक पहुंचाना चाहिए था। बिहार में मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, बिहार में चुनाव आप लड़ रहे थे। बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट आप बोलने नहीं दीजिएगा। नहीं, ऐसे कैसे आप इतनी देर से बोल रहे हैं सर? बाकी देखिए 4 गेस्ट और इंतजार कर रहे हैं, और अनुराग भदौरिया इतने शांत बैठे हैं, मैं तो आज उनको साधुवाद दूंगा इस बात के लिए। अनंत विजय का पास रुख करता हूं। अनंत विजय जी, ये क्या दिक्कत है? मैं आता हूं, जफर भाई आता हूं, मैं जफर भाई आता हूं। अनंत विजय जी, क्या दिक्कत है कि हर हार के बाद आप जीतने वाली पार्टी की कमियां गिनाते हैं अपनी हार की समीक्षा की बजाय, और अपनी हार की समीक्षा करने के बाद भी आप अपनी भूल से कोई सुधार नहीं करते अपने अंदर। आज भी हम विपक्ष को उसी भूमिका में देख रहे हैं। देखिए, मैं अभी सारे लोगों को सुन रहा था। अनुराग भदौरिया जी की पीड़ा तो यह है कि अखिलेश यादव जी का स्ट्राइक रेट 18% है और योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 70% है। तो उनकी पीड़ा तो समझ में आती है कि उनके नेता बिहार आ जाइए, यूपी में अभी समय है। हाँ, मैं तो बिहार का स्ट्राइक रेट बता रहा हूँ। दोनों नेता बिहार की रणभूमि में गए थे, तो उनकी पीड़ा ये है। वहां अब आगे उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा। लेकिन एक कहावत है ना कि कुंठा तू न गई मेरे मन से। हाँ। तो ये हार की कुंठा हताशा में बदल जाती है, जबकि इन लोगों को निराश भी नहीं होना चाहिए। ये तो हताश हो जाते हैं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि ये लोग जनता से जुड़ते नहीं है। इनको लगता है कि टीवी पर बोल के और ट्विटर पर लिख के ही नेतागिरी इनकी चलती रहेगी। ऐसा संभव नहीं है।
इसके लिए आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, माइक्रो लेवल पर इलेक्शन को लड़ने की कोशिश जनता करनी के पड़ेगी। बीच जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ऐसे कौन गया बताइए आप? मैं तो अनुराग जी आपको बताऊं 16 रैलियां की राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने रैलियां की, टेम्पो बना, जनता उनकी यात्रा में उनके साथ जुड़ी। भले आरजेडी की जनता रही होगी, लेकिन उसके बाद वो 58 दिनों तक बिहार से अनुपस्थित रहे। कहां चले गए आप सबको मालूम है। तो अगर टेम्पो बनता है तो राजनीति में निरंतरता भी आवश्यक है। अगर आप निरंतर अपनी जनता के साथ संवाद में, संपर्क में नहीं रहेंगे, आप याद करिए जब बारिश हो रही थी तो तेजस्वी जी घर से निकले नहीं थे, और उसी बारिश वाले दिन नीतीश कुमार ने 7 रैली की थी। बाद में एक विशेष इकोसिस्टम के पत्रकारों ने यह फैलाया कि तेजस्वी जी ने 17 रैलियां की। अरे भाई, 17 मोहल्ले में भी एक दिन में नहीं जाया जा सकता है। तो इस तरह की बातें न की जाए। राम कृपाल जी, क्या वही टर्निंग पॉइंट था जिसकी बात कर रहे हैं, बारिश वाला दिन जब तेजस्वी अपने घर बैठ गए और नीतीश बाबू निकले, और न केवल निकले बल्कि उन्होंने जनता से संपर्क भी किया? क्या उसी दिन जनता ने यह फैसला कर लिया कि जो मुसीबत में हमारे साथ है वही हमारा है, जो घर बैठ गया उसे घर बिठा देते हैं? नहीं अनुराग जी, वो एक कारण हो सकता है, लेकिन जब विकल्प चुनना हो तो किसी एक घटना से नहीं होता है। एक उनका पूरा राजनीतिक कैरियर कैसा रहा है, राजनीतिक जीवन कैसा रहा है, इस पर देखा जाता है। मैंने देखिए आपके शो में भी कहा था कि बिहार का इलेक्शन एक रेफरेंडम है। एक तरफ मोदी और नीतीश जी हैं, दूसरी तरफ आप लालू और तेजस्वी हैं, या राहुल भी कह लीजिए। इसके बीच में रेफरेंडम, जो आज नतीजा आया है वो नतीजा बहुत साफ एक तरफ ईमानदारी से कहता है। मैं अगर उसका क्रक्स कहूं तो राजनीति में सन्यासी होना अच्छी बात होती है, सन्यास में राजनीति होना बुरी चीज होती है। और मैं एक फकीरी पर 2 लाइन की बात कह रहा हूं जो मोदी और नीतीश पर लागू होती है। अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का गम है। ठीक है। एक दोनों की एक इमेज बनी हुई है, और दूसरी तरफ जो इमेज बनी हुई थी वो ये इमेज बनी है कि कम से कम इन दोनों की इमेज ये थी कि अगर ये कुछ देगा नहीं तो कुछ हमसे लेगा भी नहीं। उधर क्या है कि दे न दे, लेगा जरूर। अच्छा, मतलब जो अब तक का एक रहा राम कृपाल जी, मैं आता हूं। तो इसके दोनों के बीच में एक रहा है। अरविंद मोहन, आप बड़ी पैनी नजर रखते हैं, बिहार से आते। सवाल यह है कि अगर छवि का ही मामला था और सुशासन बाबू की ही छवि का मामला था तो पीछे कैसे रह गए बीजेपी से? अब सवाल यह है कि जनता ने इतना ज्यादा छवि को महत्व दिया कि एनसीआरबी के आंकड़े भूल गए कि अपराध के मामले में बिहार नंबर 2 है। तमाम सारे मुद्दे और भी हैं जो उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। ये किस बात पर मैंडेट मिला है? नहीं, मैंडेट में पुरानी पॉलिटिक्स को नकारना सबसे प्रमुख है, जिसमें जाति और संप्रदाय ये दोनों चीजें हैं। और बीजेपी ने संप्रदाय को छोड़ा नहीं, लेकिन बीजेपी उस पर गई नहीं। अच्छा, उसने जहां तहां छेड़ दिया मसला, लेकिन उसके बाद चुप्पी साध दी, कब उसको उठाया नहीं। आरजेडी और महागठबंधन की दिक्कत ये रही कि ये जाति के इस पे टिके रह गए। गवर्नेंस और डिलीवरी का असल में ये मामला है। और मंडल पॉलिटिक्स या ओबीसी पॉलिटिक्स सामाजिक न्याय के साथ या स्वाभिमान के साथ गवर्नेंस भी ला सकती है। नीतीश कुमार इसके प्रतीक हैं, और मेरे ख्याल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों की इमेज यही बनी रही कि ये लोग डिलीवरी देने वाले लोग हैं। और उसी का लाभ हुआ। बीजेपी का मैनेजमेंट किसी से बेहतर था। माने ये जो लड़की जीती है गाने वाली, वो तो प्योर मैनेजमेंट का कमाल है, क्योंकि उसका पॉलिटिक्स से सब उस समाज से कोई रिश्ता नहीं था। तो बीजेपी का मैनेजमेंट भी जीता है, बहुत जबरदस्त ढंग से वो मैनेज करते हैं चीजों को। और आप जो सवाल कर रहे हैं कि जेडीयू पीछे कैसे रह गई, जेडीयू का मैनेजमेंट बीजेपी के मैनेजमेंट से कमजोर था। ठीक है। तो इसलिए, बल्कि एनडीए के बाकी मैनेजमेंट को आप देखेंगे, एलजेपी को या और पार्टियों का, उनका स्ट्राइक रेट